Chandrakar FF presents a one-shot series. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके लिए एसएसटी का एक और नया वन शॉट वीडियो लेकर। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव अधिवास के बारे में। ये जो है आपके भूगोल का टॉपिक होने वाला है। तो सब लोग पानी पीकर आ जाइए। फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अधिवास क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिवास क्या होता है तो आपको बताना है कि वह स्थान जहां मनुष्य अपने रहने के लिए घरों या आवासों का निर्माण करता है अधिवास कहलाता है, सेटलमेंट कहलाता है। यह एक छोटी झोपड़ी से लेकर विशालकाय महानगर तक हो सकता है। ठीक है, अधिवास जो है एक छोटा सा झोपड़ी भी हो सकता है और एक महानगर भी हो सकता है। समझ आया कि अधिवास किसको कहा जाता है। देखो, अधिवास की मूलभूत आवश्यकता क्यों हुई है? मनुष्य को सुरक्षा, सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाओं के लिए सामूहिक रूप से रहने की आवश्यकता होती है, जिससे बस्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि एक जो शहर का मानचित्र है यही एक अधिवास का रूप है। इसके बाद देखते हैं अधिवासों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो अधिवासों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रामीण अधिवास, दूसरा होता है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास क्या होता है? जहाँ के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं का मतलब होता है कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब चीज़ें हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो इस पर संलग्न होते हैं, उसे ग्रामीण अधिवास कहते हैं। और जहाँ के लोग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में संलग्न रहते हैं उनको कहा जाता है नगरीय अधिवास। जैसे कि द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में आता है उद्योग, व्यापार, सेवाएं, ये जो है द्वितीयक कार्य है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ग्रामीण अधिवास क्या होता है और नगरीय अधिवास क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कि नगरीय अधिवास क्या होता है डिटेल में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक होता है और कम से कम 75% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। मतलब कि वहाँ 75% से ज़्यादा लोग जो है गैर कृषि कार्य करते हैं, वहाँ को हम कहते हैं नगरीय अधिवास। तो एग्जाम्पल क्या होगा? दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लंदन, टोक्यो, ये सब क्या है? एक नगरीय अधिवास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, विशेषता क्या होते हैं? पक्के मकान होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होती है। तीसरा क्या है? जटिल सामाजिक जीवन और प्रदूषण की समस्या जो है बनी रहती है नगरीय अधिवासों में। अब देखते हैं कि ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं। ग्रामीण अधिवास में इसकी डेफिनेशन होगा वह बस्ती जहाँ का जनजीवन जो है प्रकृति के करीब होता है, मतलब प्रकृति में ही अपना जनजीवन को बिताता है, और जहाँ के लोग कृषि, पशुपालन करते हैं वो कहलाता है ग्रामीण अधिवास। ठीक है, रूरल सेटलमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? भारत के अधिकांश गांव, कृषि फार्म जो होते हैं ना, एक ग्रामीण अधिवास के एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं होती है कि कच्चे और साधारण मकान होते हैं, एकदम बड़े बड़े इमारतें यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। सेकंड क्या होता है? कम जनसंख्या होती है और खुला वातावरण होता है। ठीक है, मतलब प्रकृति में ही अपने जीवन को बिताते हैं। तीसरा क्या होगा? सामाजिक संबंधता और प्रगाढ़ होते हैं, सामाजिक संबंध जो है अधिक होती है यहाँ। उसके बाद देखते हैं कि ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं ग्रामीण अधिवास के। ठीक है, याद रखना। तो देखो, पहला है सघन अधिवास या गुंछित अधिवास कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मतलब पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब एक घर यहाँ पर हुआ तो दूसरा घर यहाँ पर होगा, मतलब पास पास होगा, उसको बोलते हैं सघन मतलब कि घना अधिवास। दूसरा होता है बिखरे अधिवास या प्रकीर्ण अधिवास। मकान जो है दूर दूर खेतों में बने होते हैं, मतलब कि कहीं खेत में जाकर कोई व्यक्ति ना अपना घर बना लेता है, मकान बना लेते हैं, तो उसे बोला जाता है बिखरे अधिवास। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मकान जो है दूर दूर में रहते हैं। उसके बाद आता है पल्ली अधिवास, पल्ली या आदिवासी अधिवास। छोटे बस्तियाँ जो मुख्य गांव से अलग होती है उसे कहा जाता है पल्ली अधिवास, जो गांव से अलग होती हैं। जैसे आदिवासी लोग होते हैं कि वो जंगलों में ही अपना घर बना कर रहते हैं, तो वो जो है ना पल्ली अधिवास कहलाता है। इसके बाद देखते हैं कि भारत में आवासों के मुख्य प्रतिरूप कौन कौन से हैं, मतलब कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब कोई अधिवास बना है तो वो कौन से डायग्राम में बना है, कौन से पैटर्न में बना है, उसको देखते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? रेखीय प्रतिरूप, मतलब कि सड़क, नदी, नहर के किनारे में बसे जो घर होते हैं ना, वो रेखीय प्रतिरूप में होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि जो घर बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं, वो एक रेखा के रूप में बने हुए हैं। देखो, सड़क के किनारे बने हुए हैं, रेखा के रूप में बने हुए, इसलिए बोला जाता है रेखीय प्रतिरूप। फिर आता है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में क्या होगा? मैदानी भागों में जहाँ सड़कें
एक दूसरे को समकोण पर काटती है उसको कहा जाता है आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, उसका आ जाता है वर्गाकार प्रतिरूप। दो सड़कों के मिलन स्थान या चौराहे पर होती है उसे कहा जाता है वर्गाकार प्रतिरूप। उसके बाद है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होगा, किसी झील या तालाब के चारों ओर जो है घर आवास बने होते हैं उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कोई तालाब है उसके चारों ओर जो है ना बहुत सारे घर बनाकर रहते हैं, बस्तियाँ बनाकर रहते हैं, उसे वृत्ताकार प्रतिरूप के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है त्रिज्यीय प्रतिरूप। त्रिज्या प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप, जहाँ कई दिशाओं से सड़कें जो है आकर एक केंद्र पर मिलती है। जैसे कि देखो यहाँ पर चित्र में देखना आप सेकेंड वाले चित्र में कि यहाँ पर देखो ये वाला लाइन आया, ये रास्ता है, ये जो है 5 रास्ता जो आकर ना एक केंद्र पर मिल रहा है। ठीक है, एक त्रिज्या की तरह बन रहा है देखो, तो इसको बोला जाता है त्रिज्या प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि मानव अधिवास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। तो ये जो है उसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अधिवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, फर्स्ट आपको लिखना है जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, अत्यधिक गर्म या ठंडे क्षेत्रों में कम बसाहट होती है, मतलब कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, जहाँ ज़्यादा ठंड होते हैं वहाँ पर कम बसाहट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल टुंड्रा प्रदेश हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसके कारण वहाँ जो है बस्तियाँ कम बसाई जाती हैं। समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिवास होते हैं, ज़्यादा बस्तियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद देखो ये क्लाइमेट हो गया। सेकेंड देखते हैं कि धरातली स्वरूप। धरातली स्वरूप का मतलब कि है धरातल के आकृतियों के अनुसार, जैसे कि मैदानी भाग कृषि और परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं, यहाँ सघन जनसंख्या होती है, मतलब कि जो मैदानी भाग होते हैं ना वहाँ पर सघन जनसंख्या होगी, और जो पर्वतीय इलाके होते हैं जो गहराई में बने होते हैं वहाँ पर जो है जनसंख्या जो है सघन नहीं होगी। ये क्लियर हुआ। थर्ड लिखना है कि जल आपूर्ति। जल आपूर्ति भी तो इम्पोर्टेंट है ना, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल तो आवश्यक है। तो लोग जो है नदी, तालाब और कुएं के पास बसना पसंद करते हैं, तो ये है प्रभावित करने वाले कारक अधिवास को। चौथा लिखना है कि खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मतलब कि छोटा नागपुर का पठान जैसे क्षेत्रों में खनिजों के कारण बस्तियाँ बसी होती है। जैसे कि एक चित्र से समझाता हूँ मैं कि ये है भारत का नक्शा मानो, ये डायग्राम, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर। ठीक है, जो झारखंड के पास है, झारखंड छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ऐसे करके बिहार के एरिया में। तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा जनसंख्या है, आता है यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पर खनिज ज़्यादा मिलते हैं ना। तो छोटा नागपुर का पठान हो गया, मतलब जहाँ खनिज ज़्यादा होंगे, संसाधन ज़्यादा होंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा बसना जो है पसंद करेंगे। पांचवा कारण है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। जैसे कि सड़क और रेल मार्ग के विकास से जो है अधिवास बढ़ता है, मतलब कि जहाँ पर सड़कें होंगे वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उनको कहीं जाने आने की सुविधा मिल जाती है ना, इस कारण से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हम ग्रामीण अधिवास की कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखो ग्रामीण अधिवास में भी समस्याएं होती है और नगरीय अधिवास में भी समस्या होती है। तो ग्रामीण अधिवास की कौन कौन सी समस्याएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर लेना इसको आप। पहला, पेयजल का अभाव होता है, दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में जो है पानी का अभाव होता है, बहुत दूर दूर से पानी को लाना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, बाढ़, सूखा और मौसमी बीमारियों का प्रकोप होता है। गाँव में अधिकतम जो है मौसम के चक्कर में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये प्रकोप बना रहता है बीमारियों का। वहाँ जो है अस्पताल भी आसपास में नहीं होते हैं, इस कारण से बीमारियों से जल्दी मृत्यु भी हो जाती है गाँव के लोगों की। ठीक है, और पक्की सड़कों का और परिवहन के साधन की कमी। वहाँ पर जो है सड़कें जो है एकदम कच्ची सड़कें होती है, पक्की सड़कें नहीं होती हैं। तभी जो है अभी सरकार ने योजना चलाया है जिसमें NH मतलब नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं और उचित शिक्षा का अभाव होता है गाँव में। उसके बाद लिखना है आपको रोजगार के सीमित अवसर होते हैं, जैसे कि गाँव में अधिकतम लोग जो है कृषि पर निर्भर होते हैं। इसका क्या देखते हैं, देखो जो ग्रामीण अधिवास जो होते हैं ना भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। ग्रामीण अधिवास के कारण ही भारत की संस्कृति जो है बची हुई है। यद्यपि यहाँ सुविधा कम होती है फिर भी यहाँ का पर्यावरण जो है स्वच्छ और सामाजिक जीवन सहयोगात्मक होता है, मतलब कि गाँव में ही जो है भारत की आत्मा बसती है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है कि गाँव में अधिक
सुविधाएं तो उपलब्ध ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग जो है सुखी रहते हैं गाँव में। नगरीकरण से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहला है जो पर्यावरण सुविधाएं। ये जो क्वेश्चन मैंने 3-4 जो बताया है ना, उसको आपको अच्छे से करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टार मार्क लगाया हूँ ना, उन क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो देखो नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला तो पर्यावरण प्रदूषण होती है। ठीक है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई करोगे तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही ना, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से हवा को फिल्टर कौन करता है? वृक्ष ही करता है। ये हमें O2 देता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। ठीक है, सेकेंड देखो आवास। जनसंख्या विस्फोट के कारण गंदी बस्तियाँ का निर्माण होता है। जो स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, उनका जो है जनसंख्या विस्फोट के कारण निर्माण होता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है उसको आगे देखेंगे, आगे चैप्टर में है जनसंख्या विस्फोट, शायद विकास की समझ जो चैप्टर है उसमें है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? अत्यधिक ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं रोजगार। अत्यधिक भीड़ के कारण जो है बेरोजगारी, अपराध में वृद्धि जो है बनी रहती है, रोजगार के अवसर जो है कम हो जाते हैं अत्यधिक भीड़ के कारण। उसके बाद है यातायात, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की गंभीर समस्या जो उत्पन्न हो जाती है नगरीकरण के कारण। प्रदूषण तो फैलेगा ही, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये सब जो है नगरीकरण से उत्पन्न समस्या है, इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास में कौन कौन से अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ग्रामीण अधिवास में सबसे पहला लिखना है कि ग्रामीण अधिवास के जो लोग होते हैं ना, वो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जबकि नगरीय अधिवास में देखें तो लोग जो है उद्योग, व्यापार और सेवा में नियुक्त होते हैं। पर्यावरण की बात करें तो ग्रामीण अधिवास का पर्यावरण जो है खुला और स्वच्छ होता है, जबकि नगरीय अधिवास का जो पर्यावरण है वो अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और मकान की बात करें तो ग्रामीण अधिवास में कहाँ वहाँ पर पक्के मकान जो है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पाए ही नहीं जाते, तो कच्चे मकान होते हैं, अर्ध पके हुए मकान पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो है पक्के मकान पाए जाते हैं और बहुमंजिला इमारतें जो है बनी होती हैं। बहुत बड़े बड़े इमारतें जो है नगरीय अधिवास में बनी होती हैं। नगरीय अधिवास का एग्जाम्पल क्या था? हमने देखा था कि मुंबई, ठीक है, मुंबई जो है एक नगरीय अधिवास है। दिल्ली भी है, ठीक है, दिल्ली भी लिख सकते हो। सुविधाएं देखो, ग्रामीण अधिवास में सुविधाएं जो है सीमित होती है, लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट होती है, जबकि ये क्या हो गया, जबकि जो है ना, हाँ, जबकि नगरीय अधिवासों में क्या होता है कि जो सुविधाएं होती है ना अत्याधुनिक होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नगर के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उनकी भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे कोई बचपन आएगा, उसके बाद आता है युवावस्था, आता है, फिर आता है वृद्धावस्था। ठीक है, मनुष्य का जीवन जो है बहुत सारी अवस्थाओं में गुजरता है। तो उसी तरह नगर का विकास भी होता है ना, उनकी भी अवस्थाएं होती हैं। तो पहला होता है पूर्व बचपन में क्या होगा कि गाँव से कस्बे बनेंगे। ठीक है, गाँव से कस्बा बना। उसके बाद आता है शैशवावस्था में क्या होगा कि बाजार और छोटे उद्योग जो है गाँव उस नगर में आने लगेंगे। उसके बाद आता है किशोरावस्था में विशाल नगर बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा नगर बन जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था में महानगर बन जाएगा। फिर आता है वृद्धावस्था में क्या होगा कि जो नगर है उसका जो है पतन होने लगेगा। पतन मतलब कि ह्रास होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, ये नगर के विकास की अवस्था है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय गांव की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं जो है वो सब आप सभी को पता होगा कि भारतीय गांव की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहला क्या है, प्रकृति पर निर्भर होते हैं। सेकंड क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली होती है गांव में। थर्ड हो जाएगा जाति व्यवस्था होती है, मतलब कि सामाजिक स्तरीकरण जो है जाति के आधार पर होता है। फोर्थ लिखना है आपको, सरल जीवन होता है। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन जो है बहुत ही सरल होता है, दिखावे से दूर रहते हैं, वो सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते हैं। पांचवा लिखना है आपको, पंचायत व्यवस्था होती है, मतलब कि किसी भी समस्या को निपटाने के लिए गांव में एक पंचायत होता है। ठीक है, जो किसी भी समस्या पर विचार करके उसका सही निपटारा करता है। तो ये हो गया, आपको लिखना है। और इस चैप्टर से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में जो है देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस है।
उससे पहले आप पानी पी लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि तो बताइए कि पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो पर्वतों पर जो है बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं, क्योंकि पर्वत जो है ऐसे बने होते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है बस्तियाँ जो है पास पास नहीं होती ना, मतलब कि घर यहाँ पर रहेगा, फिर दूसरा घर यहाँ पर रहेगा, तो बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं। सेकेंड, लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। उसको आपको याद रखना है कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स मतलब कि देखो कैसे याद रखो कि लंदन में एक घड़ी है। लंदन में मूवीज़ वगैरह में देखे होगे कि ऐसा करके, जैसे रायपुर में है ना घड़ी चौक, वैसे ही लंदन में भी एक घड़ी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टाइम, टेम्स से मतलब क्या होता है, टाइम्स। देखो टेम्स है, उसको टाइम से याद रखो आप, टाइम से, ठीक है। तो लंदन जो है किस के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। थर्ड देखो, हाँ थर्ड क्वेश्चन है कि जापान में मकान लकड़ी और हल्की वस्तुएं से क्यों बनाए जाते हैं। देखो जापान जो है अभी के समय में बहुत विकसित हो चुका है, ठीक है। तो जापान में जो है हल्की वस्तुएं से घर बनाने का कारण ये है क्योंकि वहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं, भूकंप के खतरे जो है बने रहते हैं। अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है, तो वो है जापान। इस कारण जो है वहाँ के लोग जो है ज़्यादा बड़े बड़े इमारतें नहीं बनाते हैं, हल्की चीज़ों से घर को बनाना पसंद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मानव अधिवास का अर्थ क्या है। जो चैप्टर पढ़े मानव अधिवास, उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ है मानव बस्ती या फिर मानव स्थान जहाँ निवास करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन देते हैं, पांचवा क्वेश्चन है भिलाई किस प्रकार का नगर है। देखो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई एक जगह है, मतलब कि जिला है, वो कौन सा प्रकार का है, तो औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर मतलब होता है इंडस्ट्रियल सिटी है। भिलाई में तो स्टील प्लांट है ना, ठीक है, स्टील प्लांट बना हुआ है भिलाई में, और 5 स्टील प्लांट है शायद तक, ठीक है। एक राउरकेला में है, एक भिलाई में है, और कोलकाता में है। कोलकाता में कहाँ, दुर्गापुर में है, ठीक है, दुर्गापुर में, और एक और है जो याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। 4 या 5 है कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो कि गांव और नगर के बीच की इकाई क्या कहलाती है। गांव और नगर, जैसे गांव है और नगर है तो उनके बीच की इकाई जो है, गांव जो है पहले क्या बनता है, कस्बा बनेगा, ठीक है। हमने पढ़ा, हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर था। ये देखो, गांव जो है पहले कस्बे बने, ठीक है, फिर नगर बना। गांव जो है पहले कस्बे बने, ये फिर क्या है, नगर बना, ठीक है। ये बीच की इकाई है। उसके बाद देखो, हाँ ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं, बस ख़त्म, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैंने अभी इस वीडियो में क्वेश्चंस बताया, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल ही जाएंगे, मुझे लग रहा है इस बार, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और जो MCQ बताया था उसको भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी डाउट जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, जिससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप।